Assalamualaikum, I'm Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on cognitive behavior therapy यानी कि CBT. आज हम डिस्कस करेंगे कि CBT क्या होता है, CBT की डिस्क्रिप्शन क्या है, CBT को किसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, CBT की टेक्निक्स क्या है, CBT की हिस्ट्री क्या है, किसने CBT को इंट्रोड्यूस करवाया था। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। CBT जो है बेसिकली एक साइकोथेरेपी है, ये एक टॉक थेरेपी है। इसके अंदर जो है फोकस किया जाता है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि नेगेटिव थाट्स कौन से हैं। सबसे पहले नेगेटिव थाट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसे रीफ्रेम किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है पॉजिटिव थाट की तरफ। यानी कि इसमें क्या होता है कि नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करके उसे कन्वर्ट किया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है उसमें यह आता है कि जो एरन बेक ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, एरन बेक और एल्बर्ट एलिस, इन दोनों ने मिल के इस CBT की टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया था। CBT जो है जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होती है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो डिसऑर्डर हैं उसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिप्रेशन के क्लाइंट्स, एंजाइटी के, बाइपोलर डिसऑर्डर के, OCD के जो क्लाइंट्स आते हैं उनके ऊपर या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये अप्लाई की जा सकती है। CBT is a talking therapy that can help you manage your problem by changing the way you think and behave. ये एक टॉक थेरेपी है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि मैनेज किया जाता है कि एक इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरह का सोच रहा है। अगर वो प्रॉब्लमेटिक नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है तो किस तरह जो है उसको चेंज किया जा सकता है, या उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो उसके बिहेवियर के ऊपर कितना इफ़ेक्ट कर रही है। ये जो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है कोग्निशन के अंदर, कोग्निशन होता है हायर मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थिंकिंग इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये एक टाइम टेकन जो है ये थेरेपी है, लेकिन ये एविडेंस बेस्ड है। यानी इसके बाद जो है वो कंप्लीट अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है वाज़ेह फ़र्क जो है नज़र आता है। एक जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है, वो इसके साथ ट्रीटेबल है, वो ट्रीट होता है। लेकिन ये जो है ये टाइम टेकन है, इसके बहुत ज़्यादा जो है ये 25 to 30 सेशंस जो हैं ये इसके कंडक्ट करने पड़ते हैं, देन जो है ये रिज़ल्ट शो करती है। इसको ऐसे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जो डिप्रेस हो, यानी कि जिन्हें डिप्रेशन हो या एंजाइटी का शिकार हो, उन्हें कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, कोई पोस्ट ट्रामा गुजरा हो, उससे उन्हें रिकवर करना हो, कोई उन्हें फोबिया हो, या OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है इसको भी ट्रीट करने के लिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ किया जाता है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से नेगेटिव थाट्स हैं, क्या वो नेगेटिव कौन सी बातें जो हैं वो हमें परेशान कर रही हैं। फिर देखा जाता है कि इसके अंदर से नेगेटिव थाट्स क्या हैं, फिर उनको रिप्लेस किया जाता है, उनके लिए रिप्लेसमेंट क्रिएट की जाती है कि किस तरह से उन्हें हम रिप्लेस किया जा सकता है। और फोर्थ स्टेप पे क्या होता है कि उसको अप्लाई किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या हमने जो नेगेटिव थाट को चेंज करने के लिए जो पॉजिटिव उसका आंस लेके आए, क्या वो ठीक है या नहीं। और 5 जो कि लास्ट स्टेप है उसमें अप्लाई करके देखा जाता है कि क्या चेंजिंग आई है। यानी कि अगर हमारे पास एक डिप्रेशन का क्लाइंट आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसका हो गया, या वो लॉस ऑफ प्लेयर फील कर रहा है, उसे किसी भी काम के अंदर उसका दिल नहीं लग रहा, या वो काम जो पहले वो करता था और उसके अंदर वो खुशी महसूस करता था, वो प्लेयर फील करता था और अब वो ऐसा फील नहीं करता, तो उसके ऊपर जो है ये CBT अप्लाई की जा सकती है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले सिचुएशन को देखा जाता है कि क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल एक जो इंडिविजुअल है उसने इंटरव्यू देने के लिए जाना है और फिर उसको लेके वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव थॉट बना रहा है। उससे क्या होगा कि उसके जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। यानी वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है कि अगर मैं इंटरव्यू में पास ना हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। इससे उसके जो इमोशनल वो इम्बैलेंस हो गए, इमोशंस उसके स्टेबल नहीं रहे, वो एंजाइटी का शिकार हो गया, एंशियस फील करने लग गया है। और उससे क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है वो ख़राब हो जाएगा, उसके बिहेवियर के ऊपर बुरा इम्पैक्ट आएगा कि जब वो एंजाइटी का इस तरह एंशियस वो हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाला वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो देखेगा कि जब एक जो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आया है इंडिविजुअल, जो इंटरव्यूअर है, वो अगर उसके अंदर वो लो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो घबराहट का शिकार हो रहा है, तो वो उसे कभी भी हायर नहीं करेंगे। इस तरह एक जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन से आगे जो है इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और आगे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इसलिए जो है ये CBT ऐसे
मौका के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले इवेल्यूएट किए जाते हैं कि नेगेटिव थाट्स कौन से हैं, फिर उन थाट्स को रीफ्रेम किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है नेगेटिव थाट को पॉजिटिव थाट में। अब इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सीबीटी की, जिसके अंदर कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, थॉट जर्नल होता है, इनकरेज टू सेट रियलिस्टिक गोल, एस्पायर थेरेपी जिसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है, बिहेवियर एक्टिवेशन, माइंडफुलनेस, थॉट लेबलिंग, अफर्मेशन और डिफरेंट जो हैं वो और भी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिन्हें हम अभी स्टडी करते हैं। इन सब टेक्निक्स को हम सीबीटी में अप्लाई कर सकते हैं। एक डिप्रेशन का जो पेशेंट है, जो ओसीडी का पेशेंट है या जो पीटीएसडी का पेशेंट है, इसके ऊपर ये टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं, होती हैं। अब इसमें हम जो है सबसे पहले वाली जब टेक्निक देखते हैं तो वो है कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अब कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि इसके अंदर जो है एक इंडिविजुअल को हमने क्या करवाना था, उसको आइडियलाइज़ कराना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसको अपने अंदर चेंज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है, अगर एक क्लाइंट हमारे पास आया तो उसने अपनी कॉग्निशन इस तरह की बना ली हुई है कि मैं जो हूँ मैं तो हर वक्त फ़ेल होता हूँ, मैं तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसने इस तरह की अपनी नेगेटिव थिंकिंग बना ली हुई है। तो वो जो इंडिविजुअल आए हमने पहले उसे पहचानना है और फिर हमने उसे कहना कि पहले ये तुम्हें चेंज लाने की ज़रूरत है। ये उसका जो एक नेगेटिव थाट है कि वो फेलियर है, वो हर वक्त फेल ही होता है, वो हर मकाम पर फेल होता है, उसको उसे चेंज करने की, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको एक अल्टरनेट स्टेटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो एक अल्टरनेट स्टेटमेंट कि तुम कर सकते हो, तुम हिम्मत ना हारो। क्या वजह है, पहले हम इसे उनसे एक क्वेश्चन करेंगे कि क्या तुम हर वक्त ही फेल होते हो, तुमने लाइफ के अंदर जितने भी इम्तहान देखे हैं क्या तुम हर एक इम्तहान के अंदर फेल हुए हो। फिर जब वो सोचेगा वो कहेगा कि नहीं, हर दफ़ा तो मैं फ़ेल नहीं होता रहा, कभी जो है वो मैं कामयाब भी होता था, मुझे सक्सेस भी मिलती थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं फ़ेल होता रहा हूँ जो भी मेरी लाइफ के अंदर सिचुएशंस थी उनमें। तो हम इधर इसकी कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उसकी जो कोग्निशन है, उसका जो नेगेटिव थाट है, उसको जो है वो इवेल्यूएट करके, फाइंड आउट करके उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा नेगेटिव थाट को पॉजिटिव में। उसको एक अल्टरनेट स्टेटमेंट दी जाएगी कि नहीं, तुम फेलियर नहीं हो, तुम कर सकते हो। तो हर एक जो इंडिविजुअल है, जैसे कि एक इंडिविजुअल की जो अगर वो फिज़िकली वो एक्टिव रहना चाहता है तो उसके लिए भी डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं जिसको वो करता है और वो उससे क्या होता है कि वो फिज़िकली फ़िट रहता है, फिज़िकली हेल्दी रहता है। इस तरह हमारे माइंड को भी हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मिरर टेक्निक्स जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक अल्टरनेट स्टेटमेंट है, वो एक जो क्लाइंट है वो मिरर के सामने खड़ा होकर वो ख़ुद को कहे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी है, मेरे में इतनी पावर है कि मैं ख़ुद को प्रूव कर सकूं, मैं ये काम कर सकता हूं। तो जब इस तरह जो है वो उसको माइंड को जब एक डेली का एक मैसेज मिलेगा, डेली की एक एक्सरसाइज एक इंडिविजुअल जब एक क्लाइंट कर रहा है तो उससे उसके अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे, पॉजिटिव चेंजिंग आएंगी, उसकी जो कोग्निशन है वो चेंज हो जाएगी। अब हम सीबीटी की सेकंड जो टेक्निक है उसको देखते हैं कि थॉट जर्नल। थॉट जर्नल या इसे थॉट रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट हमारे पास आया है तो उसने हमसे एक सेशन जो है वो हमने उसका कंडक्ट किया है, उसके बाद सेकंड टाइम जो है वो उसने वीक के बाद आना है। तो वीक के बाद आने के लिए हम उसे जो है वो असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट हम देंगे कि तुम्हारे पास ये असाइनमेंट है कि जिस वक्त तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट आता है जिससे तुम्हारी तबीयत ख़राब होने लग जाती है तो तुमने उसे लिख लेना है, तुमने उसे रिकॉर्ड कर लेना है। इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल जब हर्ट होने लगेगा, जब वो नेगेटिव थिंकिंग करने लगेगा, जिन चीज़ों से उसे नेगेटिविटी उसके अंदर आती है, वो हर्ट फील करता है, वो उन चीज़ों को लिखेगा और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि वो नेक्स्ट जो है वो वैसी सिचुएशंस को अवॉइड करेगा, वो ऐसे इंडिविजुअल्स को अवॉइड करेगा जिससे क्या होता है कि उसकी जो कोग्निशन है वो ख़राब होती है या वो नेगेटिव थिंकिंग करता है या वो हर्ट होता है। ये क्लाइंट को एक थॉट जर्नल दिया जाता है जिसमें एक सिचुएशन होती है कि सिचुएशन लिखनी है जिसमें हर्ट हुआ एक इंडिविजुअल, फिर उस वक्त उसकी फीलिंग क्या थी और उसके थॉट जो थे वो उस वक्त क्या थे, कि वो कैसे थॉट थे, कि उसने दूसरा इंडिविजुअल जिसने उसे हर्ट किया क्या वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसके किस तरह के थॉट, वो उसकी जब वो हर्ट हुआ तो उसकी किस तरह की थिंकिंग हो रही थी, वो क्या सोच रहा था। इस तरह ये जो है एक
क्लाइंट को असाइनमेंट दी जाती है ताकि वो अपने थाट को रिकॉर्ड करके लेके आए ताकि फर्दर उसके ऊपर जो है वो वर्क हो सके। उसकी जो कोग्निशन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए या उसको ऐसी टेक्निक्स बताई जाएँ कि किस तरह वो इन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकता है या उसको उन सिचुएशंस के अंदर वो ख़ुद को मैनेज कर सकता है। CBT की थर्ड टेक्निक होती है इनकरेज टू सेट रियलिस्टिक गोल, यानी कि क्लाइंट को इनकरेज करना कि वो रियलिस्टिक गोल जो है उनको सेट करे जो कि रियलिटी बेस हो, एविडेंस बेस, जो कि हो सकते हो। ये नहीं कि एक जो इंडिविजुअल वो अनरियलिस्टिक गोल जो है वो सेट कर ले जो कि कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक इंडिविजुअल है तो वो अपना गोल सेट कर लेता है कि मैंने जो है एक, यानी अगर वो इतना वर्क नहीं करता, इतनी उसके लिए कैपेसिटी नहीं है, वो यानी अगर वो पढ़ा ही नहीं हुआ और वो ऐसा अनरियलिस्टिक गोल जो है वो सेट कर लेता है कि मैं एक टीचर बन जाऊँगा या मैं एक प्रोफेसर बन जाऊँगा, हालांकि वो अनएजुकेटेड, वो नहीं पढ़ा हुआ, तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ उसका टेंशन लेगा, हर वक्त की उसे टेंशन होगी कि मैं अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहा। फॉर एग्जांपल अगर एक माहाना आमदनी वाला जो है वो अगर 20,000 या 30,000 वो कमा के लेके आ रहा है, तो अगर वो अपना एक गोल सेट कर लेता है जी मैंने एक मंथ के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो ये तो है ना कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करता है तो हो सकता है वो उस चीज़ तक पहुंच जाए। लेकिन अगर वो फौरी तौर पे उसी वक्त ऐसा उसने अपना गोल सेट कर लिया है कि मैंने इसी जो है मंथ के अंदर मैंने 1 करोड़ कमाना है, तो या तो वो फिर किसी बैंक वगैरह में जाकर डाका डालेगा, ये रॉबरी करेगा, इसके अलावा तो कोई और चांस नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ वो उसकी एक टेंशन होगी, सिर्फ वो हर वक्त की वो टेंशन लेगा, उससे जो उसकी जो काम वो कर रहा होगा उस वो भी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी, स्ट्रेस होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, लॉस ऑफ प्लेयर और इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है वो ऐसा रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए जो कि हमें कि हाँ ये हम कर सकते हैं। या एक इंडिविजुअल जो है अगर वो कोई गोल सेट कर रहा है तो वो उतना गोल अंदर वो की लचक रखे ताकि अगर थोड़ा सा अगर आगे पीछे उसका काम हो गया है कि उसने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ कि मैंने ये फॉलो करना है, तो अगर वो नहीं हो पा रहा उससे, वो उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और फिर वो उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहा, फुलफ़िल नहीं उससे हो रहा, तो वो टेंशन में चला जाए। तो उसकी बजाय जो है उससे फर्दर जो है वो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो ख़राब होती है। उसकी बजाय चाहिए कि रियलिस्टिक गोल जो है वो सेट किए जाएँ। एस्पायर थेरेपी, जिसे कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है, ये भी एक CBT की टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लाइंट को एस्पायर करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है उसे ट्राइपैनोफोबिया यानी वो इंजेक्शन से डरता है, उसको फियर फील होता है, वो उस वक्त जब उसे कोई इंजेक्शन लगने लगता है तो वो एंशियस हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है। उससे क्या होता है कि या एक जो इंडिविजुअल है वो डॉग को देख के जो है वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हो जाती है, तो उसके लिए उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है उसे एस्पायर करवाया जाएगा। सबसे पहले जो है क्यूट डॉग को ला के एज अ टॉय उसे दिया जाएगा, फिर क्यूट पपी छोटा लाया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले से पिक्चर दिखाई जाएंगी, उसके बाद फिर क्यूट डॉग उसके घर में आएगा, पपी ला के उसके रूम के साइड पे रखा जाएगा, फिर उसके पास रखा जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका जो खौफ है, उसका जो फोबिया है, डरने जो उसमें डर है वो ख़त्म होगा। अब हम CBT की फर्दर जो है एक टेक्निक पढ़ते हैं जिसका नाम है बिहेवियर एक्टिवेशन या इसे एक्टिविटी शेड्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट पास आया और वो डिप्रेशन का मरीज़ है तो उससे हम ऐसी क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुम पहले किन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, तुम्हारा पसंदीदा काम क्या है। जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लॉस ऑफ प्लेयर, यानी अगर वो फिर हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो अगर हमें बताता है कि मैं पहले पेंटिंग करता था तो अब मेरा पेंटिंग करने को दिल नहीं करता, तो हम उसे जो उसका वीक के बाद सेशन है उसके अंदर उसे होम असाइनमेंट देंगे कि तुमने अपने बिहेवियर को एक्टिव करना है। जब वीक के बाद आओगे तो तुमने अपनी एक पेंटिंग बना के लेके आनी है, या अगर उसे स्केचिंग पसंद है या वो कोई स्टोरी लिखता है तो जो उसका फेवरेट काम है या वो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाता है, कुछ भी वो अपने फेवरेट एक्टिविटी करता है, तो वो उसने वीक के बाद 1 बना के लानी है। फिर फर्दर उसे कहा जाएगा कि इस दफ़ा तुमने वीक के बाद 2 या 3 बना के लेके आनी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका दोबारा से जो है वो प्लेयर जो इंटरेस्ट है उसे डेवलप किया जाएगा। इसको एज अ रीइंफोर्समेंट भी यूज़ किया जा सकता है कि उसको रीइंफोर्स किया जाए
कि अगर तुम ऐसे करके लेके आओगे तो फिर इस तरह होगा, कि उसको पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाए, उसका पॉजिटिव, उसको पॉजिटिविटी दिखाई जाए कि एक पॉजिटिव बिहेवियर को ऐड किया जाए कि तुम करके लाओगे तो फिर ये एक जो है तुम्हें एप्रिशिएशन मिलेगी। जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो होती है एप्रिशिएट करना। तो वो उसे अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो वो जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होके असाइनमेंट को कंप्लीट करके लाएगा, बिहेवियर को एक्टिव करेगा। माइंडफुलनेस सीबीटी की एक टेक्निक है जिसमें क्लाइंट को कहा जाता है कि वो एक पीसफुल जगह पे जाकर बैठे, जहाँ ऐसी पुरसकून जगह जहाँ पे उसे कोई और शोर की आवाज़ ना आ रही हो। वहाँ पे सबसे पहले वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स करे, यानी कि डीप ब्रीथ करे, 4-7-8 ब्रीथ टेक्निक अप्लाई करे। उसके बाद वो ख़ुद को रिलैक्स करके वो अपने माइंड को फ्री छोड़ दे। जो सा भी ख्याल उसके जहन के अंदर आ रहा है वो आता रहे, वो उसको जज ना करे। जो भी ख्याल आ रहा है वो उसके अंदर से गुज़रता रहे। उससे क्या होगा कि जब वो एक इंडिविजुअल डेली ऐसा करेगा, वो जो क्लाइंट है 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो सी बातें अगर उसे डिप्रेस कर रही हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस फील कर रहा है, वो एंशियस हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसे उन बातों का जवाब मिल जाएगा। उसकी जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो अगर क्लाइंट आया और वो कह रहा है कि मैं अपने किसी भी उसने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया और उसको लेके वो डिप्रेस है, या वो इस तरह कर रहा है कि उसके बारे में उसे नेगेटिव थाट आ रहे हैं, तो वो इस तरह माइंडफुलनेस कर सकता है कि एक रिलैक्स जगह पे जाके उसके माइंड के अंदर जो भी थाट आ रहे हैं वो आते रहें। जब वो ख़ुद को रिलैक्स कर ले उसके बाद तो फर्दर जो है उसके माइंड के अंदर जो भी ख्यालात आएंगे वो फ्री रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे फिर उसका आंसर मिलेगा। उसकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी। उससे नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो होती है थॉट लेबलिंग। ये बेसिकली जो इंडिविजुअल या क्लाइंट आते हैं हमारे पास, जो ओवर थिंकिंग करते हैं या जो नेगेटिव थॉट्स जिन्हें ज़्यादा आते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई की जा सकती है कि उन्हें कहना कि अपने थॉट को लेबल करें। उन्हें ये असाइनमेंट देना कि आप घर जाएं और आपके माइंड के अंदर जो से क्वेश्चन आते हैं आपने उसे लेके आना है। उसके बाद जो एक क्लाइंट और एक जो थेरापिस्ट है उसके अंदर जो एक रेपो बिल्ड हुई होगी, तो वो दोनों मिल के उसके ऊपर वर्क करेंगे। वो थॉट को लेबल करेंगे, सेपरेट करेंगे कि कौन से पॉजिटिव थाट है, कौन से नेगेटिव थाट है। सबसे पहले इस तरह नेगेटिव थाट को इवेल्यूएट किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा, और फिर उसको जो है वो नेगेटिव थाट को पॉजिटिव थाट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। कोग्निटिव डिस्टॉर्शन डिक्लाइन इस तरह ही होता है कि एक जो अगर एक इंडिविजुअल को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जो उसके लिए हेल्दी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उसके जो फीलिंग है, जो उसका इमोशन है, वो नेगेटिव थिंकिंग पहले करता है, उसके बाद उसकी फीलिंग के ऊपर इफेक्ट आता है, देन उसका जो बिहेवियर है वो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव सोचेगा मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं होना, उससे वो एंशियस हो जाएगा, उसकी फीलिंग डिस्टर्ब होंगी, और फिर उसका बिहेवियर जो है वो एंशियस अपना बिहेवियर शो करेगा, जिसकी वजह से उसको इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन होती है जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को एक स्टेटमेंट दी जाती है कि वो ख़ुद से वो पॉजिटिव टॉक करे, वो पॉजिटिव हेल्दी टॉक करे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि वो अफर्म करे ख़ुद को कि जो काम पे उसे लग रहा होगा कि नहीं मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो उसमें वो ख़ुद को हेल्दी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखे, अपनी माइंड एक्सरसाइज करे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इधर 7 पावरफुल सीबीटी अफर्मेशन का बताया गया। आई चूज़ टू फील गुड टुडे, कि मैं अच्छा फ़ील करूँगा, या मैं ओवरकम हो जाऊँगा डिप्रेशन पे, मैं माफ़ कर दूँगा अपनी ज़ात को, यानी आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक, जो सी मिस्टेक मेरे से पास्ट में हुई हैं मैं उसके लिए ख़ुद को माफ़ कर दूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, एंजाइटी मेरे में नहीं है, मैं अपनी एंजाइटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आई एम गुड। इस तरह जो एक इंडिविजुअल ख़ुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता है, पॉजिटिव अफर्म करता है, इससे उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बूस्ट अप होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई होती है। अब एक सीबीटी की जो टेक्निक है वो है थॉट स्टॉपिंग। थॉट स्टॉपिंग में क्या किया जाता है कि जब एक क्लाइंट है वो इस तरह सोच रहा है, वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, तो फौरी तौर पे वो जो है वो जब उसको पता चले कि मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है और ओवर थिंकिंग से आगे वो नेगेटिव थिंकिंग में चला गया, तो वो फौरी तौर पे वो ख़ुद को कहे कि स्टॉप, वो ऊंची आवाज़ में बोले कि स्टॉप, मैंने ये नहीं करना,
इससे क्या होगा, उसका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होता है, जो उसे नेगेटिव थाट आ रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इस तरह एक और टेक्निक भी की जाती है कि एक जो क्लाइंट है वो अपने हाथ के ऊपर एक रिबन बांध ले, एक जो प्लास्टिक रिबन है वो पहन ले, और जब वो इस तरह नेगेटिव थाट कर रहा हो, उसको फील हो, तो वो उस रबर बैंड को जो है ज़ोर से अपने बाजू के ऊपर मारे। उससे क्या होगा, उसके जो उसको पेन फील होगी और उसकी जो थॉट, वो जो नेगेटिव सोच रहा है वो उसी वक्त जो है वो टूट जाएंगे, उधर ही रुक जाएंगे। बट इससे भी जो ज़्यादा बेस्ट है वो ये है कि जो एक इंडिविजुअल अगर नेगेटिव थाट कर रहा है, उसको पता है, तो उसी वक्त वो खुद को शाउट करे, वो शाउट करे कि स्टॉप, कि मैंने ऐसा नहीं करना। ये ज़्यादा बेस्ट है। इससे जो जिनको नेगेटिव थिंकिंग होती है और नेगेटिव थिंकिंग से आगे वो डिप्रेशन में जाते हैं, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जिसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या एंगर मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। या एंजाइटी का जो पेशेंट है या जिन्हें पैनिक अटैक्स होते हैं, वो रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अब रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर डीप ब्रीथिंग आ जाती है, मेडिटेशन आ जाती है, मसाज, ताई आ जाता है, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक आती है कि जिसे हम करते हुए जो एंजाइटी है उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। ये ऐसे क्लाइंट जिनकी हिस्ट्री पैनिक अटैक्स वाली हो, कि उन्हें पैनिक अटैक्स होते हो, उनके ऊपर ये अप्लाई की जा सकती है। उसके बाद एक फर्दर टेक्निक आती है जिसका नाम है ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट। ये ऐसी टेक्निक होती है कि जिसके अंदर जो एक टास्क है, जो असाइनमेंट है, उसको फर्दर जो है वो छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेना और एज अ रीइंफोर्सर जो है उसको फुलफ़िल करना। यानी कि अगर क्या एक क्लाइंट हमारे पास आया और वो कहता है कि मैं पेपर की तैयारी नहीं कर पाता, मैं टेस्ट रेडी नहीं कर पाता, और मुझे इसकी वजह से जो है वो टेंशन होती है, मैं एंजाइटी में चला जाता हूँ, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, जिससे मैं टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाता काम। तो उससे क्या होगा कि वो जो, या एक अगर हमारे पास आता है, एक ऐसा क्लाइंट आता है कि जो किसी ऑफिस में वर्क करता है, वो कहता है कि मैं अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो मुझे काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ता है। तो उनके ऊपर ये ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट अप्लाई की जाती है कि वो उनका जो असाइनमेंट, जो टास्क है, फॉर एग्जांपल कि अगर 2 चैप्टर याद करने हैं एक इंडिविजुअल ने, तो उसको वो फर्दर जो है वो चंक्स में डिवाइड करे, यानी उसके 4 पोर्शन कर ले, 2 पोर्शन कर ले, और फिर उसको एज अ रीइंफोर्समेंट के साथ साथ जो है उसको वो याद करे कि मैं पहले वाला ये चंक, ये इतना पोर्शन याद करूँगा तो उसके बाद मैं थोड़ी सी मूवी देखूँगा, उसके बाद मैं इतना याद करूँगा तो मैं अपना ये वाला हेल्दी फूड खाऊँगा। इस तरह वो साथ रीइंफोर्सर को यूज़ करते हुए छोटे छोटे चंक्स में अपनी असाइनमेंट को डिवाइड करके फुलफ़िल कर सकता है। इसके बाद टेक्निक आती है कि बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर एक ऐसा क्लाइंट आए जो कहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है और मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, यानी कि एक क्लाइंट है और वो ऐसा आया कि उसने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और वो प्रेजेंटेशन के लिए वो रेडी नहीं है, कि वो उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है और वो उसकी जो वो पैनिक कर जाता है, फ़ाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हो जाती है उसे। तो उसके लिए क्या होगा कि वो अपने जो बिहेवियर जो है उसको वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जब वो अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी कर लेता है तो वो एक साइको ड्रामा करे, ड्रामा रिहर्सल करे कि घर में जो है वो 4-5 मेंबर्स को बिठाए और उनके सामने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको वो प्रेजेंट करे। इससे क्या होगा कि जब वो एक अपने बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट कर लेगा, वर्क उसके ऊपर कर लेगा, तो उससे उसकी जो एंजाइटी है वो कम होगी, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्टअप होगी। इसके अलावा जो है वो मिरर टेक्निक कर सकता है कि मिरर के सामने खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करे ताकि वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो। अब इसमें एक टेक्निक आती है रीकैटाट्रोफाइजेशन या फिर रीकैटाट्रोफाइजिंग। इसमें क्या होता है कि एक जो क्लाइंट आता है वो ओवर थिंकिंग इतनी करता है कि उससे उसके और ज़्यादा जो है कॉग्निशन डिस्टॉर्ट हो जाती है, कि वो कोई भी सिचुएशन है तो उसको वो बहुत ज़्यादा कैटाट्रोफाइज करता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है कि ऐसा हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि हमने और जो है वो रिकैटाफ्राइज करनी होती है सिचुएशन के क्या हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो कहता है कि अगर मेरी ये बिज़नेस डील है तो मेरी ये, अगर मैं इसके अंदर नाकाम हो जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो हमने उस सिचुएशन को एनालाइज करना, देखना था कि क्या कितना नुकसान हो जाएगा। एक डील ख़त्म होगी तो उससे क्या होगा, कितना जो है फ़र्क पड़ सकता है, क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी,
क्या दोबारा चांस नहीं है कि हम दोबारा से उसके ऊपर वर्क हो जाए। और सबसे पहले तो उसको उसकी जो ये नेगेटिव थिंकिंग है उसे ख़त्म करना होता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। जैसे कि अगर एक क्लाइंट आया और वो कह रहा है कि मुझे हवाई जहाज़ पे सफ़र करने से बहुत डर लगता है, जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा, तो हमने उससे क्वेश्चन करना होते हैं। हमेशा जो क्लाइंट आता है उसे ओपन क्वेश्चनिंग की जाती है। अगर हम उसे एक क्लोज क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर यस और नो में दे देगा, लेकिन ओपन क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या होता है, वो अपने आंसर का जवाब जो है वो ज़्यादा खुल के बताता है, ज़्यादा हमें बात पता चलती है। तो हमने उसे ये करना होता है कि अगर कितने आज तक जो प्लेन है वो क्रैश हुए हैं, जितने भी एक दिन के अंदर प्लेन पूरी दुनिया के अंदर जो फ्लाई करते हैं, तो क्या वो सारे के सारे जो एरोप्लेन होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं? वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत कम कहीं कहीं जो चांसेस होते हैं वो प्लेन क्रैश होने के होते हैं। तो सबसे पहले उसकी ये नेगेटिव थिंकिंग ही ख़त्म करनी होती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर अगर वो उसकी जो ये नेगेटिव थाट्स होते हैं उसको पॉजिटिव थाट के अंदर से पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाता है। और जो भी क्लाइंट आता है उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरह किए जाते हैं ताकि उससे ज़्यादा डिटेल मिल सके। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है और उसके हम कोई हिस्ट्री ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेशन की ही हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उसमें भी हमने उसका वेट लॉस और वेट गेन के रिलेटेड हमने पूछना कि आपको भूख लगती है या कितना आप खाना खाते हो यानी भूख लगती है या नहीं लगती। तो इसमें अगर हम उससे इस तरह पूछेंगे कि क्या तुमने कल खाना खाया, तो वो इस तरह उसका आंसर देगा कि यस में अगर खाया हाँ खाया या नहीं खाया। तो बहुत कम होते हैं कि जो उसको डिटेल में आंसर करें। तो इसके लिए होता है कि हम उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करें कि कल तुमने क्या खाया। उससे वो हमें बताएगा कि मैंने कल ये खाया। उससे हमें दो बातों का जवाब मिलेगा कि एक, उसने ये चीज़ खाई, उसे वो पसंद आई या नहीं आई, और उसने खाना खाया या नहीं खाया। इस तरह क्लाइंट जो आता है उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। उसके बाद एक टेक्निक आती है जिसका नाम है रोल रिहर्सल या इसे रोल मॉडलिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि यानी अगर एक क्लाइंट है तो वो कहता है कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मुझे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तो हमने उसे रोल रिहर्सल करवानी होती है कि तुम खुद को उसकी जगह पे करके देखो कि क्या अगर तुम उसकी जगह पे होते तो तुम किस तरह से करते, तुम उस सिचुएशन को किस तरह से जो है टैकल करते, दूसरे को पर्सपेक्टिव से तुम खुद को देखो। इस तरह एक जो क्लाइंट होता है उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो व्यू पॉइंट है वो बढ़ता है। वो सिर्फ अपनी बात तक ही नहीं रहता, ईगोसेंट्रिज्म तक नहीं रहता कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करता है। सेल्फ़ कंपैशन एक जो है टेक्निक है जो ज़्यादातर जो है वो एंजाइटी के पेशेंट के ऊपर, डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर, या जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है उन पेशेंट के ऊपर अप्लाई की जाती है। इसमें एक जो क्लाइंट है उसको कहा जाता है कि तुमने एक टास्क दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुमने खुद को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लाइफ में कौन सा ऐसा इंसान है जो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आता है। तो वो बताएगा कि फ़लाँ इंसान है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आता है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसको कहा जाए कि तुमने वैसा ही खुद को ट्रीट करना है। कि अगर एक क्लाइंट आया और क्लाइंट आके बाइपोलर डिसऑर्डर है उसे, और वो कह रहा है कि मुझे ये हो गया है, मैं तो ट्रीट नहीं हो सकता, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर उससे ये क्वेश्चन किया जाए अगर कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो वो अगर कहता है कि मेरी माँ जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो फिर उसे कहा जाए कि ये तुम ऐसी सिचुएशन को सोचो कि अगर ये डिसऑर्डर जो है ये तुम्हारी वालदा को हुआ होता तो तुम उन्हें किस तरह से ट्रीट करते। तो वो कहेगा कि मैं उनका बहुत ज़्यादा साथ देता, मैं उन्हें समझाता कि कोई बात नहीं, खैर है, ये हो गया तो ये ठीक हो जाएगा, मैं उन्हें परेशान ना होने देता, मैं उनका साथ देता। तो फिर यही उसको कहा जाता है कि अगर तुम दूसरा जिनसे तुम प्यार करते हो तुम उसके लिए इतना इस तरह से सोच सकते हो कि तुम उसका बहुत ख्याल करते हो और इतनी पॉजिटिव टॉक तुम बता रहे हो कि मैं ऐसे करता, तो जो तुम्हारी अपनी ज़ात है वो तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो वैसे ही खुद के लिए भी पॉजिटिविटी रखो। जो कैटास्ट्रोफाइज किया जा रहा है, बहुत हाईलाइट किया जा रहा है इशू को कि मैं तो मर जाऊंगा और पता नहीं मेरे साथ क्या मसला होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खुद का साथ दो, खुद के लिए पॉजिटिविटी रखो कि सब ठीक होगा।
इसके अलावा सीबीटी की एक टेक्निक है जो कि है गाइडेड इमेजरी, उसको यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर जो है ओसीडी के पेशेंट जो स्ट्रेस जिन्हें होता है एंगर मैनेजमेंट के लिए, डिप्रेशन के लिए और अंजाइटी के लिए यूज़ की जाती है कि जो इंडिविजुअल है उसे जो क्लाइंट आता है उसको कहा जाता है कि तुम एक जो है पुरसकून जगह पे बैठो जाके और अपनी पसंदीदा जो जगह है वहाँ पे जाके उसको तुम इमेजिन करो और ख़ुद को तुम पुरसकून करो, रिलैक्स करो। और अगर हम लास्ट पे सीबीटी की इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं तो सीबीटी जो है ये एक टॉक थेरेपी, एक ऐसी साइकोथेरेपी है जो कि तमाम साइकोथेरेपी में सबसे बेहतर जो रिज़ल्ट है वो इससे मिलता है। अगर मेडिसिन के साथ इसको यूज़ किया जाए तो जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाता है। और बस इसका जो एक ड्रा फैक्ट है वो ये है कि एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इसके बहुत ज़्यादा सेशन होते हैं, बट इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो एक एविडेंस बेस है जो अप्लाई जब इसे किया जाता है किसी भी क्लाइंट के ऊपर तो ये बेहतर रिज़ल्ट देती है, ये ट्रीट एबल कर देती है किसी भी सिम्टम्स को। कोई भी अगर डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल को अगर सेल्फ़ इस्टीम, कोई सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का इशू है, अंजाइटी है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, उसके अंदर ओसीडी है, फोबिया है उसे कोई भी, या कोई उसका कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ है, तो हम उसे इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम उनके इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो कि लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।